अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तक दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा जिसके अंदर हम जो है वो पंक्चुएशन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है वो फीडबैक आ रहा था, वो कांटेक्ट कर रहे थे कि जी पंक्चुएशन के ऊपर एक लेक्चर कर दिया जाए। तो उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं पंक्चुएशन एंड डिक्शन कि किन किन सिचुएशंस के अंदर। पहले तो हम देखेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं और फिर मैं आगे आपको उनकी सिचुएशंस बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा कि कैसे किस रूल के मुताबिक हमें एक सर्टेन पंक्चुएशन जो मार्क है वो इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जी शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन से कि कैपिटलाइजेशन जो है वो उसके क्या रूल्स हैं, कब हम किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं। तो इसका जो रूल नंबर 1 है वो बहुत ही आसान है। वो क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस। ये तो हम सबको पता है कि जब भी हम कोई नया सेंटेंस लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर होगा। चलें जी, उसके बाद सेकंड नंबर पर चले जाते हैं। वो है कि फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। याद रखें कि जब भी आप जो है वो प्रॉपर नाउन जुमले के अंदर कहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन सेड मिस्टर अली। अब देखिए ये मैंने क्या किया है कि मैंने बेसिकली ये सेंटेंस लिख रहा हूं और इसके अंदर मैं जो है वो एक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे अली प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन जब भी जुमले में आता है उसका पहला लेटर फिर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जब भी कोई भी आप नाम लिखेंगे, इसी तरह अगर आप सिटी का नाम लिखेंगे तो जैसे लाहौर है, तो ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा इनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल आना चाहिए। चलें जी रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आपने बस एक चीज अपने कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लें कि प्रॉपर नाउन का लेटर जो है वो हमने लिखना है कैपिटल के अंदर, इसमें कोई गलती जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तीसरा है जी फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब है कि एक सेंटेंस के अंदर वो हिस्सा जो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई बात लिखेंगे, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमास सेंटेंस के दरमियान में आ रही हैं, तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा हमने जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखना है। एग्जांपल जैसे मैं कहूं, देखें शी सेड कॉमा और आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फाइन विद मी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखें कि ये सेंटेंस जो है, ये इस सेंटेंस का ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पहला लेटर होता है वो हमेशा हमने कैपिटल लिखना है। तो यहां पर एफ जो है फाइन का, ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज, जबरदस्त। चलें जी आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल ये है कि देखें, सपोज if there are two reported speech, या चलें इसको इस तरह समझें कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच चल रही है और वो बेसिकली है एक ही रिपोर्टेड स्पीच, और उसके अंदर इंटरप्शन हुई है, कोई ना कोई ओपिनियन राइटर ने अपना ऐड किया हुआ है, या कोई एक ऐसी बात जो करेक्टर ने खुद नहीं बोली, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर उस रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में आ गए और उसके बाद जो पहले बात शुरू हुई थी वही आगे कंटिन्यू करती है, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि सपोज इफ देयर आर टू रिपोर्टेड स्पीच विच आर एक्चुअली continuation of one dialogue, then the first letter of second reported speech will be
इन स्मॉल लेटर्स। ये मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी समझाता हूँ कि एक जुमले के अंदर एक ही डायलॉग चल रहा है, लेकिन वो कुछ बात करता है, अचानक बीच में उसकी बात को टोक कर राइटर कुछ अपने वर्ड्स लिखता है और फिर आगे उसी कैरेक्टर की जो पीछे उसने बात लिखी थी, जो वो बात बोल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करता है। तो पहली रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड तो हमारा कैपिटल आ जाएगा, लेकिन जो सेकंड हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल नहीं आएगा। एग्जांपल करते हैं, ये देखें बहुत ही आसान है। मैं कहूं इफ यू गो टू लाहौर, अच्छा जी, आगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बंद, मिस्टर अली टोल्ड मी यू विल मीट माई फ्रेंड। अब देखें ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब ये इफ यू गो टू लाहौर यू विल मीट माई फ्रेंड और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद भी हम लिख सकते हैं मिस्टर अली टोल्ड मी। या ये जो मिस्टर अली टोल्ड मी है ये इस रिपोर्टेड स्पीच से पहले भी लिखा जा सकता है कि मैं कहूं, ये इधर नजर रखें कि मैं कहूं मिस्टर अली टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इफ यू गो टू लाहौर कॉमा you will meet my friend full stop inverted comma। ये सेंटेंस ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये जो हिस्सा है ये जुमले में पहले आ जाए या ये हिस्सा जुमले के एंड में आ जाए। लेकिन अगर ये पार्ट हम इस रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में लिखेंगे, चूंकि ये देखें ये जो अल्फाज हैं ये मिस्टर अली ने नहीं बोले, ये हमें राइटर ने बताया है कि ये मिस्टर अली ने ये अल्फाज बताए हैं। एक्चुअली मिस्टर अली जो बात कर रहा है वो ये वर्ड्स हैं। तो अगर एक ही रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो फिर इसमें क्या होगा कि ये देखें जहां से हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है इफ, अब ये पहला हिस्सा है तो इसका तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल आ जाएगा। इफ यू गो टू लाहौर मिस्टर अली टोल्ड मी, अब उसके बाद ये दूसरी रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही, इसका जो पहला लेटर है ये कैपिटल नहीं आएगा, ये स्मॉल लेटर में आएगा। अब आपको समझ आ गई, बहुत ही आसान रूल है, ये आप बार बार यूज़ करते हैं ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग के दौरान। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा जिसके अंदर एक रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में कोई अलग से इंटरप्शन आ जाती है, कोई वर्ड्स आ जाते हैं, तो उस रिपोर्टेड स्पीच का जो दूसरा हिस्सा होता है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ पहले का कैपिटल आएगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अब मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं। चले जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है कि कैपिटलाइज द पर्सन्स टाइटल व्हेन इट फॉलोज द नेम ऑन द एड्रेस और सिग्नेचर लाइन। क्या मतलब है कि देखें जब हम कभी कोई लेटर वगैरह लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके एंड पे पता या सिग्नेचर वाली जो लाइन है वहां पर अगर हम किसी आदमी का नाम लिखें, ये पर्सन नेम, और उस आदमी के नाम के साथ आगे उसका कोई टाइटल है, जैसे चेयरमैन, ठीक है, जैसे एमएनए है, प्रेसिडेंट है, जो भी उसका टाइटल होगा, हम अगर उसके नाम के साथ टाइटल लिख रहे हैं तो उस टाइटल का वर्ड भी फिर क्या होगा, कैपिटल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैं कहूं सिंसियरली मिस्टर अली कॉमा चेयर पर्सन। अब देखें ये हमने जो सिग्नेचर लाइन या एड्रेस लाइन, उसके साथ आगे ये देखें हमने नाम लिखा मिस्टर अली,
और आगे हमने उसका टाइटल लिखा है चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन का सी जो है वो फिर क्या होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए। समझ आ गई आपको? तो ये पांचवा रूल ये है कि अगर हम कैपिटलाइज करना चाहिए हमें किसी भी पर्सन के टाइटल को जब वो उसका नाम के साथ लिखा जाता है। अगर नाम के साथ ना लिखा जाए फिर जो है वो सारा एक वर्ड है तो पहला वर्ड तो कैपिटल होना ही है। ये तो सिर्फ है कि देखें यहाँ से हमने ये शुरू कर दी बात, हमने अपना जो है वो प्रॉपर नाउन कैपिटल कर दिया, तो आगे क्वेश्चन आता है कि उसका टाइटल कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। तो अब हमें पता होगा कि जी हाँ ऑफ कोर्स हमने जो है ये कैपिटलाइज करना है। अगर ये इस तरह होता ये, तो फिर चूंकि ये एक वर्ड है तो पहले वर्ड का हमेशा पहला लेटर तो कैपिटलाइज होता ही होता है। तो इसके अंदर सिर्फ ये एक चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अच्छा जी, आगे चलते हैं रूल नंबर 6 की जानिब। रूल नंबर 6 हमें बताता है कि कैपिटलाइज द टाइटल्स ऑफ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स when used with or without their names। ठीक है, जब भी किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल का टाइटल हमने लिखना है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर, चाहे उसके साथ उसका नाम आए या ना आए, किसी भी सूरत में उसका नाम पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए। तो अगर उसका नाम आ गया है तो फिर भी हमने कैपिटलाइज करना है, अगर नहीं तो फिर भी हमने जो है वो कैपिटलाइज करना है। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं लेफ्टिनेंट गवर्नर इसहाक। अब ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई एक टाइटल है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल, और साथ में हमने उसका नाम भी लिखा है, तो जाहिर है नाम भी उसका प्रॉपर नाउन भी कैपिटल में आएगा, तो उसका जो टाइटल है वो भी फिर कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखा जाएगा। इसी तरह जैसे देखें मैं कहूं अटॉर्नी जनरल कियानी। अब देखें यहां पर हमने कियानी उसका नाम भी लिखा और साथ में उसका हमने टाइटल भी लिखा और हाई रैंक ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो लिहाजा ये हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखा जाएगा। इसी तरह जैसे मैं कहूं देखें सेनेटर एतजाज, ये हमने नाम भी लिखा और साथ में हमने उसका जो है वो टाइटल भी लिखा, ये हाई रैंकिंग गवर्नमेंट जो है वो टाइटल है, तो फिर इसलिए जो है इसका ये वर्ड भी कैपिटल आएगा। तो आपने ये मेरा बेटा जो है वो जहन में रखना है। ये कैपिटलाइजेशन के लगभग 6 रूल्स हैं कि कब कब हम कोई भी वर्ड कैपिटल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपने समझ लिए होंगे। अगर कैपिटलाइजेशन के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन के अंदर। चलें जी आगे चलते हैं। आप आगे हम करने जा रहे हैं फुल स्टॉप, कि फुल स्टॉप जो है वो कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इसका पहला जो रूल है वो तो बहुत ही आसान है, एट द एंड ऑफ ईच कमांड। मतलब क्या है कि हर सेंटेंस के एंड पे, जब भी हमारा एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है। इसके अंदर एक और चीज आप ये समझ लें, मैं यहां पे लिख देता हूं, बिफोर रिपोर्टेड स्पीच एंड। अगर एक सेंटेंस जो है वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत दफा बच्चे पूछते हैं कि फिर उसके अंदर अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर हमने फुल स्टॉप लगाना है, या हमने अगर कोई कॉमा लगाना है तो वो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद आएगा। तो ये याद रखें, चाहे कोई भी साइन आपने लगाना है, चाहे वो आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, चाहे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे आपने कॉमा लगाना है, चाहे आपने डैश लगानी, चाहे आपने फुल स्टॉप लगाना है, चाहे आपने हाइफन यूज करनी है, ब्रैकेट यूज करनी है, जो भी आपने यूज करना है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है। वो सारा कुछ लगा के उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। जैसे ये देखें, मैं ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, फाइन विद मी फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आएंगे।
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद नहीं आएगा। इसी तरह आर यू फाइन क्वेश्चन मार्क और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। इसी तरह देखें व्हाट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमर्स। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी आपने पंक्चुएशन मार्क लगाना है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लगेगा और उसके बाद उसके जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए जाएंगे उस सेंटेंस के। चलें जी, इसका दूसरा रूल देखते हैं कि फुल स्टॉप और कहां पर इस्तेमाल होता है। ये है कि एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्या मतलब है इसका? देखें कि एक हमारे पास होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं हाउ आर यू, सवाल पूछा गया है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इसके अंदर देखें कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट पहले आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाता है। जिस तरह हम कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तो फिर वो इसका मतलब है कि वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि शी आस्क्ड हाउ आई एम। अब देखें, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे फिर ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये है क्वेश्चन ही, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, बल्कि इनके एंड पे फिर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल, जैसे देखें मैं कहूं शी वॉज वंडरिंग what she could do to help. She was wondering what she could do to help. वो सोच रही थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। क्या, अब ये एक तरह से क्वेश्चन है कि वो क्या कर सकती है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है या मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये पहले आ जाते तो फिर ये डायरेक्ट, तो चूंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसके एंड पे फिर हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है। ये इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा मेरा बेटा आपने, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना। चले, ये रूल आपको समझ आ गया होगा अब तक। आगे आ जाते हैं हम अपने फुल स्टॉप के रूल नंबर 3 की जानिब। रूल नंबर 3 जो है वो हमें कहता है कि फुल स्टॉप with abbreviations। जब भी हम abbreviations इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ हमें जो है वो फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ता है। जैसे देखें मैं कहूं मिस्टर, अब ये हमने देखे एक वर्ड क्या है मिस्टर, अब हमने उसको एब्रीविएट कर लिया है, तो हमने मिस्टर लिखा है इस वर्ड को, तो हमें उसके एंड पे फिर जो है वो फुल स्टॉप लगाना। इसी तरह मिसेज आ जाता है। इसी तरह देखें गवर्नमेंट है, मैं कहता हूं GOVT। जब हम वर्ड्स को एब्रीविएट कर लेते हैं कि उसके थोड़े पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय चंद लेटर्स लिख देते हैं उस वर्ड को बयान करने के लिए, तो फिर उसके साथ हमने जो है वो फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होता है। इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आगे मैं अभी आपको बताता हूं कि क्या क्या इसके साथ एक्सेप्शंस हैं। आगे रूल नंबर 4 आ जाता है जी। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि डू नॉट यूज फुल स्टॉप विद एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होता है कि देखिए, अगर हमारे पास एक बड़ा वर्ड है और हम हर वर्ड का पहला पहला लेटर जो है वो उठा लेते हैं, जैसे देखें हमारे पास वापडा, नेटो, नासा, वासा, LDA, CDA, FIA, IB एटसेट्रा। जब भी हम एक्रोनिम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये है कि वाटर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी, आई थिंक,
तो ये अब हमने एक बड़े वर्ड के सिर्फ पहले पहले लेटर उठा लिए। तो जब भी हम किसी वर्ड का एक्रोनिम बनाते हैं तो उसमें फिर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। या जैसे UNO एटसेट्रा। इसके अंदर अब एक और एक्सेप्शन है, वो भी आपको नेक्स्ट बताता हूं कि कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रूल नंबर 5 में आपको समझाता हूं। रूल नंबर 5 ये है कि इफ abbreviations are pronounced by spelling out letters, then we can use full stop। अब वो क्या कहता है कि ऐसे एब्रीविएशंस, ऐसे एक्रोनिम्स भी जो हम जब वर्ड बनाते हैं तो उस जो एक्रोनिम बनाया तो उसके हर लेटर को हम स्पेल करते हैं, उसके हर स्पेल को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे देखें एक वर्ड वापडा है, हम ऐसे तो नहीं पढ़ते WAPDA, ऐसे तो नहीं पढ़ते। अगर इसी तरह एक हमारे पास वर्ड है, जैसे देखें मैं कहूं USA, अब USA, इसी तरह MA, BA, BSc। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हमने अगर किसी वर्ड का एब्रीविएशन बनाया है, एक्रोनिम बनाया है, और हम उन लेटर्स को बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर वी कैन यूज फुल स्टॉप। तो फिर ये क्या होगा, अब आपको समझ आ गई कि ये आपने एब्रीविएशंस के साथ जनरली जो है वो फुल स्टॉप हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर एक्रोनिम्स बन जाएं तो फिर हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर एब्रीविएशंस के लेटर्स हम प्रोनाउंस करें तो फिर हमने फुल स्टॉप जो है वो इस्तेमाल करना होता है। चले जी आगे चलते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा इरेज कर दूं। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है जी फुल स्टॉप से रिलेटेड। मेरा बेटा यही रूल्स थे जो मैंने आपको करवा दिया। अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस अपने तौर पे खुद से करनी है। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क। जैसे कहिए कि क्वेश्चन मार्क जो है वो हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रूल 1 वो हमें कहता है कि आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको अभी समझाया भी था कि जब भी हम डायरेक्ट सवाल पूछते हैं तो फिर उसमें जो है वो हमें क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हाउ आर यू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, व्हाट डू यू डू, इस तरह की बातें। जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू लिसनिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू वॉचिंग, विल यू लिसन टू मी। तो जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमने उसके साथ अपना क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं जी। इसका रूल नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 2 जो 2 है वो हमें कहता है कि इफ अ सेंटेंस इज या हैविंग, जो कि मैंने इफ नहीं यूज किया इसलिए, अ सेंटेंस हैविंग एन इंट्रोगेटिव टोन, कैन टेक a question mark। इसका मतलब यह है कि देखें अगर एक हम सेंटेंस लिखते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उस स्टेटमेंट की जो टोन है वो सवालिया है, तो फिर उसके साथ हम जो है वो जो वर्ड्स बोले जाएंगे उसके साथ हम अपना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम सवाल ही एक्चुअली पूछ रहे हैं, तो हमारी टोन ही इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल जैसे देखें मैं कहूं मिसेस अली शी इंक्वायर्ड पोलाइटली। उसने शाइस्तिगी से पूछा, मिसेस अली, आप मिसेस अली हैं? तो अब ये बेसिकली इंक्वायर है ना। इंक्वायर का मतलब क्या होता है? पूछना, आस्क, सवाल करना। अब इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस बोला गया है
इसकी जो टोन है वो इंट्रोगेटिव है। तो अगर किसी सेंटेंस की टोन सवालिया हो तो फिर उस सेंटेंस के, चाहे कि ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसकी टोन इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम इसके साथ जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं जी रूल नंबर 3 की जानिब। वो है कि यूज अ क्वेश्चन मार्क इफ अ सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चन। अगर हम एक ऐसा सेंटेंस लिखें जिसका एक हिस्सा सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है कि वो सवाल नहीं है, और उसका बाकी हिस्सा सवालिया है, तो फिर उस जुमले के एंड पे भी हम जो है वो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं यू डू केयर कॉमा डोंट यू। अब ये देखिए यू डू केयर ये स्टेटमेंट है और ये क्या है, सवालिया, तो हमें इस सेंटेंस के एंड पर फिर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। यू विल गो कॉमा वॉन्ट यू, क्या नहीं जाओगे। अब ये स्टेटमेंट है और ये सवालिया है, तो अगर एक ऐसा सेंटेंस जो हाफ स्टेटमेंट हो हाफ क्वेश्चन हो तो हमें उस सेंटेंस के एंड पे भी फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ये इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर पढ़ते हैं, इसलिए हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। चलें आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड 3 ही रूल्स जो मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी, आसान थे। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ जाता है कॉमा। इसको हमने कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें मेरा बेटा हमारे पास जो रूल नंबर 1 है वो है इट इज यूज्ड टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन अ सीरीज। क्या मतलब है कि अगर हम ये सीरीज जब बनाते हैं, सीरीज के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ मैचेस होते हैं ना, जैसे क्रिकेट की सीरीज है उसके अंदर मुख्तलिफ मैचेस हैं। इसी तरह जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं और उसके अंदर हम किसी चीज की एक सीरीज बनाते हैं, ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये नाउन हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है। इन तमाम चीज़ों की जब एक सेंटेंस के अंदर हम सीरीज बनाते हैं तो उनके दरमियान जो है वो हम फिर हमेशा कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं आई हैव ए कार, अ बुक, अ पेन, अ सोफा एंड अ चेयर। अब ये देखें कि इस सेंटेंस के अंदर मैंने क्या किया है, एक सीरीज बनाई है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट नाउन यूज किए हैं ना, तो टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन अ सीरीज, अब इन नाउन्स को सेपरेट करने के लिए आई विल यूज कॉमा। तो आई हैव अ कार कॉमा, अ बुक कॉमा, अ पेन कॉमा, अ सोफा। अब जो आखिरी चीजें होती हैं इनको हमेशा हम कनेक्ट कर देते हैं एंड के साथ। इसी तरह I went to a cinema, watched a movie, ate popcorns, sang songs and returned home. मैं सिनेमा गया, मूवी देखी, पॉपकॉर्न्स खाए, गाने गाए, वापस आ गया। ये सारे एक्शंस हैं। तो इन एक्शंस को सेपरेट करने के लिए पहला एक्शन सिनेमा, वॉच द मूवी कॉमा, एट पॉपकॉर्न्स कॉमा, सैंग सॉन्ग्स, अब आखिरी है एंड रिटर्न होम, तो इसको हमने एंड के साथ कनेक्ट कर देना। अब हमने यहां पर कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अगर आप एडवर्ब यूज करेंगे, जैसे
she talked politely, nicely, civilly and quietly. अब यहां पे ये जो पोलाइटली, नाइसली, सिविली एंड क्वाइटली है, ये सारे एडवर्ब्स हैं जो टॉक के साथ जुड़े हों। अब हमने चूंकि एडवर्ब की सीरीज स्टार्ट की है तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हमें जो है वो कॉमा के इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह देखें, मैं कहूं ही इज ए नाइस, ऑनेस्ट, ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड डिलिजेंट पर्सन। अब ये क्या है कि ये सारी चीजें बेसिकली ही के साथ जुड़ी, इसको मॉडिफाई करनी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ही इज ए नाइस कॉमा, ऑनेस्ट कॉमा, ब्रेव कॉमा, हार्ड वर्किंग एंड डिलिजेंट पर्सन। तो पहला रूल, जब भी हम कभी अपने सेंटेंस के अंदर चीजों को सीरीज में लिखना चाहते हैं, वो सीरीज मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बनती हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए वी ऑलवेज यूज अ कॉमा। ठीक हो गया जी मेरा बेटा? चलो जी, चलो आगे चलते हैं। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। ये हमने इसका पहला रूल पढ़ लिया। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कॉमा से रिलेटेड इसी रूल में। देखें, एक चीज होती है इसे हम कहते हैं द ज्वाइनिंग कॉमा। ज्वाइनिंग कॉमा क्या होता है? ये इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लिस्टिंग कॉमा। ये जो हमने अभी ऊपर ये कर रहे थे ना कि जो ये बेसिकली है, ये लिस्ट हम बनाते हैं, लिस्ट के अंदर सीरीज हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं लिस्टिंग कॉमा। लेकिन एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग कॉमा, और ये लिस्टिंग कॉमा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कैसे डिफरेंट होता है ये मैं आपको बताता हूं। इसका क्या मतलब है कि इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू कंप्लीट या फिर स्लैश इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर हम दो ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसके अंदर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमें रूल क्या बताता है कि सेपरेट तो कर रहे हैं ना, लेकिन चूंकि वो दोनों इक्वल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं एंड दे आर ज्वाइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आपको पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ये हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं उनसे पहले भी हम जो है वो कॉमा जरूर लगाते हैं। तो ये कॉमा जो है ये कहलाता है ज्वाइनिंग कॉमा। लिस्टिंग कॉमा कौन सा कॉमा होता है? जो एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। ज्वाइनिंग कॉमा क्या होता है? जो बेसिकली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है जी। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसे हम कहते हैं फैन बॉयज। इससे हमें पता चल जाता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं। ये मैं आपको लिख देता हूं, जैसे ये कौन सी हैं? एफ से फॉर बनता है, ए से एंड बनता है, एन से नॉर बनता है, बी से बट बनता है, ओ से और बनता है, वाई से येट बनता है और एस से सो बनता है। ये वाली कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं। ये फैन बॉय से आप इनको याद रखते हैं। तो जब हम जुमले के अंदर इस तरह की कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले फिर कॉमा आना जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक करवा देता हूं, अब बाकी आप खुद से इसको जरा देखिएगा। मैं कहूं आई डिड नॉट डाउट हिज केयर बट it is always pleasant to talk
about oneself। अब ये देखें, ये इसके अंदर दो बातें हैं, आई डिड नॉट डाउट हिज केयर, दूसरी है इट इज ऑलवेज प्लेजेंट टू टॉक अबाउट वन सेल्फ। ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, दोनों अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, लेकिन इनको हमने जोड़ दिया है एक कंजंक्शन के साथ। चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये कंजंक्शन क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे पहले हम जो है वो कॉमे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हाँ जी मेरा बेटा समझ आ गया। चलें आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ज्वाइनिंग कॉमा होता है, इसी तरह एक और चीज है, उसे हम कहते हैं द ब्रैकेटिंग कॉमा। ये ब्रैकेटिंग कॉमा का क्या मतलब है, ये बेसिकली इट इज यूज्ड टू मार्क ऑफ ए वीक इंटरप्शन of this sentence। It means कि an interruption which does not disturb the smooth flow of the sentence। अगर हम एक सेंटेंस लिखें और वो हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक उस सेंटेंस में हम कोई नई बात ऐड कर देते हैं। जब हमने उस सेंटेंस को बोलते हुए अचानक एक डिफरेंट बात ऐड की है, वो हमेशा जो है वो कॉमा के अंदर आनी चाहिए। लेकिन ब्रैकेटिंग कॉमा कौन सा कॉमा होता है, ये कॉमा उस वक्त सिर्फ टाइप के लिहाज से समझ लें कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वो एक जो नई बात ऐड की गई है, वो बेसिकली उस सेंटेंस के अंदर चलने वाली बात को बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करती, उसको मुतासिर नहीं करती, उसके मीनिंग को चेंज नहीं करती। ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है उस सेंटेंस के साथ। तो इस तरह का जो ओपिनियन होता है उसको हम हमेशा जो है वो कॉमा के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं I have with just a little help done all the work। अब ये देखें, ये बात चल रही है I have with just a little help done all the work। अब यहां पर हम जो है वो कॉमा लगा देते हैं। ये बेसिकली हमने कॉमा क्यों लगाया है, ये एक शॉर्टेस्ट एंड इनसिग्निफिकेंट जो ब्रेक है, जो पॉज है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। मैंने बहुत सारी मेहनत करके ये सब पैसा कमाया है, ये बिल्डिंग खड़ी की है। अब ये देखें, एक बिल्डिंग खड़ी करना और एक मेहनत करना, दो बातें हैं, लेकिन इनको आप एक ही सेंटेंस के अंदर लिख रहे हैं। और जब हम बोलते हैं तो ये बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर हम जो है वो अगली बात कहने से पहले जिसका बेसिकली कोई ताल्लुक बनता नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं बनता स्टेटमेंट के साथ, लेकिन हम उसको रिलेट कर रहे हैं, तो उसके दरमियान फिर हमें जो है वो कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के कॉमा को क्या कहते हैं, ब्रैकेटिंग कॉमा। इसके ऊपर जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मेरा बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले, अच्छा जी, रूल 1 के हवाले से मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस क्या क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा जो कॉमा का रूल जो है वो नंबर 2, वो हमें क्या कहता है कि इट इज़ यूज्ड टू सेट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। जुमले के अंदर अगर हम कोई बात किसी
सेंटेंस को, किसी एक्शन को मुतारिफ करवाने के लिए इस्तेमाल करें कि उससे हम सिर्फ अपनी बात शुरू करते हैं। तो ऐसे जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती हैं, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा उनके साथ हमें जो है वो कॉमा लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ, देखें, मैं कहूँ यस्टरडे कॉमा शी टोल्ड मी द न्यूज। अब यहां पे ये जो यस्टरडे है, बेसिकली ये आगे आने वाले जो एक्शन है, जो सेंटेंस है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसके बारे में हमें जो है वो बता रहा है कि ये एक्शन जो है वो कब। इसी तरह और भी हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। जैसे देखें, मैं कहूं आफ्टर डिनर कॉमा वी वेंट अवे। Before 2 o'clock, comma, I woke up। ये इस तरह के, तो जो ऐसे अल्फाज जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती हैं, जो जुमले के अंदर आगे आने वाले सेंटेंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देती हैं, वो सेंटेंस नहीं होती बेसिकली, तो उनको भी, उसके बाद भी फिर हमें हमेशा जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलें आगे चलते हैं, मैं यहां पर ही लिख देता हूं। आगे इसका जी है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट कोटेड एलिमेंट्स फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच। क्या मतलब है कि देखें, जब जुमले के अंदर अगर हम कोई वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, तो दो तरह की स्पीच होती है, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच से जो वर्ड्स को अलग करना, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है जो अल्फाज लिखे गए हैं, उन अल्फाज को जुमले के अंदर लिखे गए बाकी अल्फाज से जुदा करते वक्त भी हमें हमेशा जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही सेड इन्वर्टेड कॉमास वेयर आर यू। अब ये देखें, ये वर्ड्स जो हैं ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं और इस सेंटेंस के अंदर ये भी। तो इन सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा से अलग करने के लिए हमें जो है वो कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी हम कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सेंटेंस लिखना चाहें, कोई बात लिखना चाहें, तो फिर हमें क्या करना है कि हमने उससे पहले जो अगर कोई वर्ड्स लिखे गए हैं उनको अलग करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच से हमें जो है वो फिर कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आ जाते हैं। हाँ जी, हमारे पास है रूल नंबर 4, वो है टू सेपरेट ए डिपेंडेंट क्लॉज इफ इट कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखें जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो अगर डिपेंडेंट क्लॉज जुमले में हम पहले लिखेंगे तो उस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, किससे सेपरेट कर रहे हैं, फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर हमें उस क्लॉज के बाद में जो है वो कॉमा लगाना पड़ता है। जैसे ये देखें, मैं कहूं बिफोर द डॉक्टर केम। अब हमारे पास ये क्लॉज है डॉक्टर के आने से पहले, लेकिन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? इसलिए क्योंकि ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर सकती। तो बिफोर द डॉक्टर केम कॉमा द पेशेंट हैड रन अवे। मरीज भाग गया था। अब हमने डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखी, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में लिखी। तो अगर कभी हम ऐसा जुमला लिखें कि जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगी तो हमें उसके बाद जो है वो कॉमा लगाना पड़ता है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट क्लॉज आती, द पेशेंट हैड रन अवे बिफोर द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप। अब देखें, यहां पर पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट है और यहां पर दूसरे नंबर पर डिपेंडेंट है।
तो ऐसे जुमलों में फिर यहां पर कोई भी कॉमा नहीं आएगा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखी होगी तो फिर कॉमा लगाएंगे, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखी हुई है तो फिर कॉमा नहीं आएगा। ये आपने जहन में रखना है। ये मेरा बेटा इसका रूल नंबर 4 के कॉमा किस सिचुएशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें क्या कहती है कि कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द टाइटल्स और नेम टू बी एड्रेस्ड। रूल नंबर 5 यह है कि देखिए जुमले के अंदर अगर हम किसी को मुखातब होते हैं, उसका कोई लफ्ज, उसका नाम या उसका टाइटल बुलाकर, तो वो नाम और वो टाइटल जो है वो हमेशा कॉमा के साथ आना चाहिए। इसमें एक सिचुएशन आपको बताता हूं कि कॉमा कैसे, जैसे देखें मैं कहूं एग्जांपल, अहमद कम हियर। यहां पर मैं अहमद को मुखातब होकर पुकार रहा हूं, तो जब मैं किसी भी वर्ड, किसी नेम या टाइटल को मुखातब होकर पुकारूंगा तो फिर उसके साथ जो है वो कॉमा आएगा। अगर इसी तरह मैं कहूं, देखें कम हियर अहमद, अब मैं अगेन अहमद को मैंने पुकारा है, इधर आओ अहमद, तो फिर ये क्या होगा, चूंकि अब अहमद एंड पे है तो इससे पहले कॉमा आ जाएगा, इस क्लॉज के बाद, इस फ्रेज के बाद। इसी तरह देखें मैं कहूं कम हियर कॉमा अहमद कॉमा लिसन टू मी। अब यहां पे देखिए ये अहमद का वर्ड बीच में आ गया, तो अगर बीच में आ गया है तो ज़ाहिर है इसके आगे पीछे फिर कॉमा का इस्तेमाल होगा। इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसे ये जो मुखातिब होने वाली जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव फ्रेज। ठीक है, चलें जी, सॉरी इसको जो है वो ऑप्टेटिव नहीं वोकेटिव जो है वो केस कहते हैं, वोकेटिव केस। ये जो मुखातब होने वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं वोकेटिव केस। तो ये रूल ये है कि कॉमा इज ऑलवेज यूज विद ए वोकेटिव केस, कि जब भी आप किसी को मुखातिब होंगे, पुकारेंगे किसी का नाम या टाइटल लेकर, जैसे छोटू, तो ये बेसिकली उसका नाम तो नहीं है, उसका टाइटल है, तो फिर उसके साथ भी हमें जो है वो कॉमा लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं जी हम अपने कॉमा के रूल नंबर 6 की जानिब। ये है कि इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स लाइक यस नो। जब भी जुमले में हम यस या नो इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमें कॉमा जो है वो जरूर लगाना पड़े। जैसे यस कॉमा आई शैल गो, नो आई शैल नॉट गो। तो जब भी यस लगाएं, या जुमले के दरमियान में आए, पहले आए, एंड पे आए, जहां भी आएगा तो इसके साथ जो है वो कॉमा का इस्तेमाल जरूर आएगा। जैसे आई शैल गो यस, लेट्स से अगर इस तरह लिखा हो तो फिर इससे पहले जो है ये बिल्कुल वही वोकेटिव केस की तरह ही इसका ये तरीका कार। चलें जी, आगे चलते हैं जी हम अपने कॉमा के रूल नंबर 7 की जानिब। ये हमें कहता है कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट द टैग क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमने पहले भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल करवाई थी, लेकिन रूल हम यहाँ पे चूंकि कॉमा के कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक हमारे पास सेंटेंस है जो हाफ स्टेटमेंट है और हाफ क्वेश्चन है, तो वो बेसिकली टैग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टैग किया गया है। तो जो टैग क्वेश्चन है उसको उस सेंटेंस के बाकी हिस्सों से सेपरेट करने के लिए भी हमें जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप प्रीवियस अभी थोड़ा पीछे जाकर इसी लेक्चर को देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था
कि क्वेश्चन मार्क के कैसे कहाँ कहाँ लगता है। तो इसमें जैसे यू डू केयर कॉमा डोंट यू, तो वो हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क का रूल, ये हम पढ़े कॉमा का रूल, कि जो फिर सेंटेंस के अंदर जो टैग क्वेश्चन होता है इसको बाकी हिस्से के साथ अलग करने के लिए हमें जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमें जो है वो बताता है कि इट इज यूज्ड व्हेन एन ly adjective, it is used when an ly adjective comes in a sentence with some another adjective. देखिए वैसे तो कहा जाता है कि किसी एडजेक्टिव के साथ हम ly लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन सारे एडवर्ब्स ऐसे नहीं बनते हैं। जैसे ये देखें ना, मैं कहूँ ऑनेस्ट तो ये एक एडजेक्टिव है, अब मैं कहूँ ऑनेस्टली तो ये हमारा जो है वो एडवर्ब है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वो वर्ड जिसके एंड पे ly लगा हो वो हमारा जो है वो एडवर्ब भी है। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड पे ly आता है लेकिन वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर जुमले के अंदर कभी हम ly वाला एडजेक्टिव किसी और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो कहता है कि उस ly वाले एडजेक्टिव के बाद भी हमें जो है वो कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूँ आई, ये चले, अली वॉज ए लोनली यंग बॉय। ये ना आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अप्लाई करें ना तो ये आप ये समझ लें कि इट इज़ ए काइंड ऑफ सीरीज, ये लिस्ट है। अब यहाँ पर ये देखें, हम ये लोनली वर्ड जो है ये हम एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल, ही इज अ लोनली बॉय। अब यहाँ पे लोनली एडजेक्टिव है ना, अब यंग भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, लोनली एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो। तो फिर जब हम ly वाला कोई ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो फिर हमें उसके बाद जो है वो फिर कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके अंदर मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ कि देखें, अगर हमारे पास एक और सेंटेंस हो, मैं कहूँ I get headache in brightly, comma lit rooms। अब देखें यहां पर हमने क्या किया कि ब्राइटली के बाद होता है ना ब्राइट, ये हमारा एडजेक्टिव है, ly लगा दिया तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो ब्राइटली रूम हम नहीं यूज करते, हम एडजेक्टिव क्या यूज करते हैं, ब्राइट रूम। हम कहते हैं ब्राइटली लिट रूम, तो ये यहां पर ये ब्राइटली एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो अगर एडवर्ब लगे तो फिर कॉमा नहीं, अगर एडजेक्टिव लगे ly वाला तो फिर कॉमा आएगा, लिहाजा यहां पर फिर ब्राइटली के बाद कॉमा नहीं आ सकता। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब हम कोई ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल करें जो ये बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसके एंड पे ly आ रहा है और उसके साथ आगे कोई और भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो फिर हमें इन दोनों के दरमियान हमेशा कॉमे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसके ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 9, बहुत ही आसान है, टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। यह है कि डेट के अंदर जब हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, मैं कहूं दिसंबर कॉमा 2020, I met him in December 2020। तो यह है कि जब हम मंथ या ईयर को आपस में डिवाइड करते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए भी फिर हमें जो है वो फिर कॉमे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये डेट के अंदर ज्यादातर आता है, या ऐसे अगर आपको लिखें भी तो अब आपको याद है कि महीने का नाम और अगर साथ में साल लिखें तो इनको भी सेपरेट करने के लिए फिर आगे जो है वो हम हमेशा कॉमे का इस्तेमाल करते हैं।
चलें जी आगे चलते हैं। हमारे पास रूल नंबर जो 10 है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड आफ्टर फ्रेजेस ऑफ more than 3 words that begin a sentence। ये भी आप रूल आपको समझ आ चुकी होगी अब तक कि देखें, अगर जैसे अभी आपको मैंने बताया नहीं कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क अगर आपने कोई देना है तो उसके बाद कॉमा आएगा, इसी तरह अगर आपने कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज यूज करनी है जुमले के शुरू में तो फिर उसके बाद भी जो है वो हमेशा हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब कॉमा यू मस्ट हैव 10 year एक्सपीरियंस। अब देखिए जुमले का ये जो हिस्सा है ना, ये फ्रेज है, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए अप्लाई करने, भाई इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए हमें नहीं पता, आगे हम बताएंगे। तो जब कोई हम फ्रेज, कोई भी फ्रेज हम जुमले के शुरू में लिखेंगे तो उसके बाद हमेशा जो है वो कॉमे का इस्तेमाल आएगा। अच्छा जी, चले इसको मैं अब रिमूव कर दूं जल्दी से। बस 1-2 ही रूल्स हमारे रह गए, फिर हमारा ये कॉमे का पार्ट जो है वो भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास रूल नंबर 11 है, वो हमें बताता है कि इट इज यूज टू सेपरेट बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ बातें लिखी गई हैं, कंट्रास्टिंग पार्ट है, तो उन दोनों मुख्तलिफ बातों को भी अलग अलग करने के लिए हमें जो है वो कॉमे का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं दिस इज माई मनी नॉट योर्स। अब ऑपोजिट हो गया ना, ये मेरे पैसे हैं तुम्हारे नहीं, तो फिर हमें क्या होगा कि यहां पर बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे कोई कंट्रास्टिंग सेंटेंस आप लिखें तो उसके दरमियान भी हमने हमेशा जो है वो फिर कॉमे का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे आ जाते हैं जी रूल नंबर 12 की जानिब। रूल नंबर 12 हमें क्या बताता है कि इट इज यूज्ड विद वर्ड्स लाइक therefore and however etc when they are used as interruptions in a sentence। क्या मतलब है कि ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं therefore, moreover, however, अगर ये जुमले के दरमियान में है, ज़ाहिर है ये इंटरप्शन है ना, ये काइंड ऑफ ओपिनियन भी होता है। तो ये कॉमे का एक रूल है कि जब आप कोई राइटर जो है या स्पीकर एक अपना ओपिनियन बीच में देना चाहता है जो बेसिकली सेंटेंस से रिलेटेड नहीं होता, तो उस ओपिनियन के इर्द गिर्द जो है वो हम कॉमा का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें, आई वर्ड therefore like a response। अब बेसिकली ये सेंटेंस क्या है कि आई वुड लाइक अ रिस्पॉन्स, मुझे जवाब चाहिए, लेकिन बीच में हमने ये वर्ड आई वुड, इसलिए मुझे जवाब चाहिए, तो हमने जो है वो देयरफॉर को इंटरप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो फिर कॉमा आएगा। अगर यही देयरफॉर पहले आ जाए तो इसका मतलब है कि इट इज यूज्ड एज ए काइंड ऑफ जो है वो इंट्रोडक्शन। तो देयरफॉर कॉमा आई वुड लाइक अ रिस्पॉन्स। तो दिस इज वेरी इजी। कॉमा का जो यूज है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान भी है। अगर आप ये रूल्स जो मैं आपको पढ़ाए हैं ये आप पढ़ लें तो ये समझे कि फिर इसके ऊपर आपकी जबरदस्त जो है वो कमांड आपको हासिल हो जाएगी। अच्छा जी मेरा बेटा, हमने जो है वो 12 रूल्स कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पंक्चुएशन का जो ये वाला हमारा लेक्चर था इसे आपने खूब एंजॉय किया होगा। इसके अंदर हमने जो है कुछ पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो उनका रूल पढ़े हैं। कुछ अभी रहते हैं जैसे सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन,
ये इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में अब तक के लिए इतना ही। सारा लेक्चर जो है उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा, इसको नोट कर लिया होगा। अब मुझे इजाज़त दें, दोबारा आपसे एक दफ़ा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।